हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत के एक इम्पॉर्टेंट संवैधानिक संस्था के बारे में जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी। ये भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको इस पद से परिचय करा दूं कि ये बेसिकली किस लिए इस पद का गठन किया गया है। अगर आप किसी भी विधि या वैधानिक मामले में पढ़ते हैं, कानूनी मामले में पढ़ते हैं, तो आप कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील करते हैं। वकील वो आपका बेसिकली प्रतिनिधित्व करता है उस कोर्ट में कि जज साहब के सामने आपकी जो पॉजिटिव बातें हैं वो उसको प्रस्तुत करता है, जिससे आपको जीत मिले बेसिकली कानून के बेसिस पे। उसी प्रकार जिस प्रकार आप अपने लिए एक वकील हायर करते हैं या किसी केस के लिए, किसी मामला के लिए आप अपने वकील को निर्धारित करते हैं या रखते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार अगर किसी विधि विधान संबंधी मामले में बीच में पड़ता है या किसी प्रकार का सलाह की ज़रूरत हो, या कभी भारत सरकार किसी ऐसे मामले में फंसता है जहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधित्व करे, उसी के लिए भारत के संविधान में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। यानी आप समझ गए होंगे कि बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी का बेसिकली वर्क क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, भारत सरकार जब भी विधि संबंधी मामले में अगर वो पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए हम डिस्कस करेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बेसिकली योग्यता क्या है, या निर्वाचन के सेलेक्ट के नियुक्ति कौन करता है, किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपबंध के बारे में कि किस आर्टिकल में बेसिकली भारत के महान्यायवादी पद की प्रावधान की गई है। तो देखिए आर्टिकल 76 जो संघ की कार्यपालिका है भाग 5 में, उसी में ये प्रावधान किया गया है। भाग 5 के अंदर आर्टिकल 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, या भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में। ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारत का इसे सर्वोच्च कानून अधिकारी कहा जाता है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कहा जाता है। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका सही ऑप्शन होगा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। सर्वोच्च कानून अधिकारी के तहत बेसिकली 2 पद हैं। एक है महाधिवक्ता जिसके बारे में आज हम जिक्र कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और एक है आपका जिसका जिक्र आर्टिकल 76 में दिया है, एक है अपर महाधिवक्ता। मतलब बेसिकली जो भारत का महान्यायवादी है उसकी सहायता के लिए एक अपर महाधिवक्ता का भी प्रावधान है, लेकिन इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में बच्चों नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है। पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि अपर महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं है, जिसमें एक ऑप्शन रहेगा 76 और एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे महाधिवक्ता पद का उल्लेख 76 में है, लेकिन अपर महाधिवक्ता पद का उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है, या कहें तो 76 में नहीं है। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति बेसिकली कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे, अगर भारत का महान्यायवादी किसी भी प्रकार से वो संतुष्ट न हो, वह त्याग पत्र देना चाहता हो, तो वह जाहिर सी बात है जनरली जो नियुक्त करता है त्याग पत्र भी उसे ही हम सबमिट करते हैं। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे सकते हैं या देते हैं। ठीक है। अब हम कार्यकाल के बारे में बात करेंगे
तो देखिए भारत के महान्यायवादी पद का बेसिकली कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित नहीं है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है। ठीक है, भारत के संविधान में इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है। जनरली क्या होता है कि कोई सरकार जब लोकसभा में जीत करके अपना बहुमत साबित करती है, उसका सरकार बनता है, तो अपने लिए एक भारत का मतलब एक महान्यायवादी नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और जनरली अगर वो 5 साल तक उनके बीच संतुलन बना रहेगा तो वही 5 साल तक रहेंगे। अगर वो सरकार अगले 5 साल के बाद सपोज करते हैं कि वह गिर गई या बदल गई सरकार, तो जो नई सरकार आती है वो या तो उन्हीं को रख सकती है अगले 5 साल के लिए अगर उनके बीच ठीक संतुलन बना है, तो नहीं तो वो फिर राष्ट्रपति से सिफारिश या सलाह दे करके नया महान्यायवादी नियुक्त करा सकता है। ठीक है, तो संविधान में इसका कोई निश्चित नहीं है कि कितने साल तक भारत का महान्यायवादी रहेगा। ठीक है, हालांकि ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब चाहें तब महान्यायवादी को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जब चाहे तब, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए हटाने के लिए। हालांकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेतन की अगर हम बात करें, सैलरी की अगर हम बात करें, तो सैलरी संविधान में तय नहीं है। भारत के महान्यायवादी की सैलरी निर्धारित नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा ये तय किया जाता है कि भारत के महान्यायवादी की सैलरी कितनी दी जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि भारत के महान्यायवादी की सैलरी दे देगा एग्जाम में इतना लाख या इतना लाख, तो आप ये नहीं ऑप्शन टिक करेंगे, जबकि उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा जो सही ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित सैलरी। मतलब राष्ट्रपति जितना फिक्स करेंगे, जितना निर्धारित करेंगे, उतनी सैलरी इनकी होगी। ठीक है, पद से हटाना, क्या भारत के महान्यायवादी के पद से हटाने के लिए कोई व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर ये भारत का महान्यायवादी का पद अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 76 के तहत, राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है और ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे, देखिए इस शब्द का मतलब आप समझ लीजिए, बड़ा ये इंपॉर्टेंट शब्द है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जैसे हम लोग निर्वाचन आयोग पढ़ रहे थे, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं था। राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब उन्हें नहीं हटा सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इन्हें जब चाहें तब हटाया जा सकता है। इसीलिए इनके हटाने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये समझने वाली बात है, ये लॉजिकल बात है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पद से हटाने के लिए कोई संविधान में प्रावधान नहीं दिया गया है, उन्हें जनरली हम लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी योग्यता के बारे में कि सर कौन कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अब अगर हम ये समझें कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है बेसिकली भारत के अलग अलग न्यायालय में, तो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो होगा नहीं, जरूर कानून का जानकार होगा या कानून से संबंध रखता होगा। जी हाँ, बिल्कुल। योग्यता अगर हम देखें, फर्स्ट है उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब अगर आप पढ़ेंगे हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय के बारे में, तो उसमें यह है कि 10 साल तक किसी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में लगातार वकील हो या 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर हो। ठीक है, तो ये होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता। ठीक ना, तो पहला पॉइंट अब ध्यान रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की अगर योग्यता है तो वह महान्यायवादी पद ग्रहण कर सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति के मतानुसार न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति, चूंकि राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, तो अगर राष्ट्रपति के देखने में, राष्ट्रपति के समझने में, राष्ट्रपति के मत से अगर लग रहा है कि कोई व्यक्ति न्यायिक मामलों का जानकार है, तो उसे ये पद
दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्शन तो होता नहीं है। राष्ट्रपति इन्हें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का प्रपोजल जाता होगा राष्ट्रपति के पास कि इन फला व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करना है। तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, या कहें तो राष्ट्रपति के देखने में, राष्ट्रपति के समझ में यह न्यायिक मामलों के जानकार हैं, तो डेफिनेटली इनको महान्यायवादी का पद दिया जा सकता है और राष्ट्रपति उस तरह से महान्यायवादी को नियुक्त करता है। ठीक है, तो योग्यता आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यही सवाल गड़बड़ होते हैं। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, न कि हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता। ठीक है, उच्च न्यायालय की नहीं, उच्चतम न्यायालय की। क्लियर है? तो ये सारे रहे संवैधानिक उपबंध कि किस प्रकार इनको नियुक्त किया जाता है, किस प्रकार इनको हटाया जाता है, कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये सब हमने इस पे बात किया। अब हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में बच्चों, कि जो महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, बेसिकली इसका कार्य क्या है, ठीक है, पावर क्या है इसका। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं और समझते हैं। अगर पहला देखा जाए तो विधि संबंधी विषय पर सरकार को सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषय पर भारत सरकार को सलाह देना। ठीक है, ये इनका पहला कार्य है। बट ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत सरकार इनके सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर लगे ऐसा कि इंपॉर्टेंट है तो वो मान सकता है, बेसिकली इसीलिए तो इस पद का गठन किया गया है। अगर लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो सरकार बाध्यकारी नहीं है, उसको खारिज भी कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रपति साहब महान्यायवादी को कोई विधि संबंधी, विधि विधान संबंधी विषय पेश करेंगे और उस पे भारत सरकार को ये क्या करेंगे, सलाह देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से पेश, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला भारत सरकार वर्सेस किसी और के बीच अगर मामला फंसता है तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे भारत सरकार एक व्यक्ति के रूप में बन जाएगा। जैसे होता है ना कि आप क्या करते हैं, मैंने अभी शुरू में बताया आपको कि अगर किसी मामले में आप फंसते हैं तो क्या करते हैं, कानून की जानकारी उतनी तो नहीं है आपको, तो आप क्या करते हैं, अपने लिए एक वकील हायर करते हैं कि वकील साहब हमारी बातों को जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिससे कि हमें न्याय मिल सके। उसी प्रकार भारत सरकार भी महान्यायवादी पद का गठन करता है, संविधान बेसिकली गठन करता है कि भारत सरकार अगर कभी किसी विधि विधान संबंधी मामलों के बीच में पड़े तो भारत के न्यायालयों में यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार का ये प्रतिनिधित्व करे, भारत सरकार का ये पक्ष रखे। ठीक है, उच्च न्यायालयों में भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही भारत सरकार का पक्ष रखेंगे, हाई कोर्ट में भी रख सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी राज्य से विवाद हो गया या जो भी हो, ठीक ना, या किसी व्यक्ति वो दूसरे राज्य का रहने वाला है और वह अपने हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा या केस कर दिया है तो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे उस हाई कोर्ट में जाकर के। ठीक है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी भारत का पक्ष रख सकते हैं, हाई कोर्ट में भी भारत का पक्ष रख सकते हैं। यहां से प्रश्न बनेगा कि कथन निष्कर्ष टाइप का या कथन सत्य असत्य टाइप का कि भारत का अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी केवल सुप्रीम कोर्ट में ही भारत का पक्ष रख सकता है, तो ये गलत कथन होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, वह सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, यहाँ तक कि किसी क्षेत्र के न्यायालय में भारत का वह प्रतिनिधित्व या पक्ष रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 143 के तहत, ये आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 143 के तहत बच्चों। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व अभी हमने डिस्कस किया। अनुच्छेद 143 कहता है कि भारत का महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है या करता है। ठीक है, अगर हम इसके अधिकार और मर्यादाएं के बारे में बात करें कि बेसिकली इसका अधिकार क्षेत्र क्या है,
अधिकार क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय या अदालत में, क्षेत्रीय अदालत में भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भारत का महान्यायवादी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत, ये तो आर्टिकल वाइज यहाँ सवाल बनेंगे। आर्टिकल 88 के तहत संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, उसमें बोलने का अधिकार है। जिस प्रकार संसद के सदस्य को अधिकार मिला है संसद में बोलने का, उसी प्रकार भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वह संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त है बिना संसद की सदस्यता होते हुए भी। जरूरी नहीं है संसद का सदस्य होना, हमने तो कहीं डिस्कस ही नहीं किया कि उसे संसद का सदस्य भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, राइट, किसी भी कार्यवाही में भाग भी ले सकता है। जब दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है किसी भी मामले पर, जब संसद का संयुक्त बैठक होता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो उसमें भी वो शामिल हो सकता है। भारत का महान्यायवादी इसमें भी शामिल हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो मतदान नहीं कर सकता है। जब भी कोई कानून या बिल पास होता है, एक्ट बनता है वो, तो उसमें मतदान होता है संसद के सदस्यों द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसमें भाग तो लेता है, बोलता भी है और कार्यवाही में भाग भी लेता है, लेकिन सर मतदान नहीं करता है, क्योंकि मतदान करने का अधिकार केवल संसद के सदस्यों को है। ठीक है, सो याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मतदान देने का अधिकार भारत के महान्यायवादी को संसद के अंदर है या नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, बट वो बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक कर सकता है। ठीक है, इनकी अगर सीमाएं देखी जाए कि कहाँ तक इनकी पावर है, हर पद की एक सीमाएं होती है, तो यहाँ भी कुछ दिया गया है सीमा। आप देखेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। मान लीजिए भारत सरकार अगर इस समय गवर्न कर रही है, तो जो भारत का महान्यायवादी है वह भारत सरकार के खिलाफ कोई विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, भारत सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो भारत सरकार को एक कानून अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ना, कि भारत सरकार को कानून संबंधी विषय पर सलाह दे। अगर वही खिलाफ जाने लगेंगे तो फिर तो ये गड़बड़ है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, विश्लेषण नहीं कर सकते, भारत सरकार की नीतियों का वह विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर हैं जो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे न्यायालय के अंदर। ठीक है, आपराधिक व्यक्ति का बचाव नहीं, कानून के सबसे बड़े अधिकारी भारत में, सर्वोच्च कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या किसी आपराधिक व्यक्ति का प्राइवेट तौर पे बचाव कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी सीमाएं हैं। वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी सरकार के अंदर ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, किसी व्यक्ति के लेवल पर वह जाकर के आपराधिक बचाव नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि भारत में कोई व्यक्ति है, सिविलियन नॉर्मल, ठीक है, अगर वो किसी मामला में फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पेशी है, तो क्या सर्वोच्च न्याय कानून अधिकारी को अप्रोच कर सकता है कि नहीं? तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके जो कार्य की सीमाएं हैं कि वह किसी आपराधिक व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकते हैं। किसी कंपनी का पद, किसी परिषद या कंपनी का पद ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं अपने पद पर रहते हुए, क्योंकि जब यह क्या हो जाएगा, ये हितों का टकराव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि भारत का महान्यायवादी किसी कंपनी का हेड बन जाए और वह कंपनी का कोई मालिक है, उससे भी ऊपर है, अगर वह सरकार और उसके बीच मतभेद हो गया, तब फिर वो कैसे कर पाएगा? तो ये ध्यान रखेंगे, वहाँ हितों का टकराव हो जाएगा, इसीलिए किसी कंपनी का पद यह ग्रहण नहीं कर सकते हैं भारत के महान्यायवादी पद पर रहते हुए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट हमने ये नोट कर रखा है, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि
कि सर संसद में इतनी सारी ये पार्टिसिपेट करता है, तो क्या ये कैबिनेट का कोई सदस्य होता है? क्या किसी संसद के सदन का सदस्य होता है? जी नहीं, ये एक सिर्फ सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिसे संसद चुनाव से कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से भी मतलब नहीं है। जो पार्टी गवर्न करती है प्रेजेंट टाइम में, उसी का बेसिकली प्रतिनिधित्व करता है, यानी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे ये चीज़, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूरा इस इतने से टॉपिक में आप पूरे इस महान्यायवादी से क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। ये हमारा 3rd लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने निर्वाचन आयोग वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लेक्चर हमारा 1 था। 2nd लेक्चर हमारा इस चैनल पे वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में, और ये हमारा आज का 3rd लेक्चर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य महाधिवक्ता के बारे में, यानी राज्य के अंदर भी राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट में करने के लिए, किसी अदालत में करने के लिए राज्य महाधिवक्ता का भी पद का प्रावधान है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।